स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक नई वीडियो में। आज की वीडियो नेपाल के इतिहास और संविधान पर आधारित है। नेपाल का इतिहास कुछ इस तरह से जिसे हर नेपाली नागरिक पीछे मुड़ करके देखता है जो खुद पर गर्व महसूस करता है। नेपाल की गोद में स्थित यह देश अविश्वसनीय रूप से विविध स्थलाकृति और संस्कृति वाला देश। यह देश जमीन के एक छोटे से टुकड़े की तरह लग सकता है, लेकिन ये दुनिया भर की किस्मों को अपने में समेटे हुए है। वास्तव में प्रकृति का एक आश्चर्य है, दुनिया भर के लोगों के लिए आदर्श आकर्षण। जमीन से घिरा एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ का इतिहास आज भी जीवित है। पूर्वजों द्वारा झेले गए संघर्षों और कठिनाइयों ने आज के नेपाल के अवशेषों को संरक्षित रखा। गोरखाओं की भूमि, बहादुरों की भूमि, इस छोटे से राष्ट्र को प्राप्त करे बहादुरों में से कुछ है। इस देश के पूर्वजों ने अपने देश प्रेम से इतिहास के पन्नों को समृद्ध किया। एक समृद्ध और विविध संस्कृति वाले राष्ट्र के लिए धरती पर एक चट्टान, यह नेपाल की महाकाव्य कहानी। ये शुरू करते हैं नेपाल के इतिहास के बारे में। नेपाल के इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। एक प्राचीन नेपाल, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक नेपाल। पहला, नेपाल का प्राचीन इतिहास। वैसे प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, पर कुछ विद्वानों और अभिलेखों के अनुसार नेपाल का प्राचीन धर्म हिंदू था और नेपाल पर शासन करने वाला पहला राजवंश गोपाल राजवंश था। गोपाल गाय चराने वाले थे। वे अपनी गायों के लिए चारागाह की तलाश में नेपाल में दाखिल हुए। कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि नील नामक ऋषि थे जिन्होंने गाय चराने वालों में से एक को राजा चयन किया, जिसकी वजह से नेपाल शब्द का निर्माण। नेपाल शब्द का अर्थ नील नामक ऋषि के देखरेख में हुआ। कुछ लोग इससे सहमत नहीं है और कुछ लोग मानते हैं कि नेपाल शब्द का अर्थ तिब्बती भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऊनी घर, और ने का मतलब घर और पाल का मतलब ऊन होता है। गोपाल वंश खत्म होते ही महेश पाल वंश ने अधिकार ले लिया, जो भैंस चराने वाले थे। वे किरातों से हार गए थे। अब एक किरात एक नया शब्द है। किरात का मतलब एक डायनेस्टी का नाम है, जैसे शाह डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, गोपाल डायनेस्टी, ऐसे किरात भी एक किस्म का डायनेस्टी है। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लंबर को किरात वंश का प्रथम राजा माना जाता है। उनका उल्लेख महाभारत की महाकाव्य का समय भी किया गया। सातवां किरात राजा जीते दस्ती के शासनकाल के दौरान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नेपाल का दौरा किए थे। इसके अलावा 14वें किरात राजा स्टोम्पो के शासन के दौरान भारतीय सम्राट अशोक ने लुम्बिनी का दौरा किया और गौतम बुद्ध के जन्म स्थल को चिन्हित करने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण करने का आदेश दिया। किरातों ने लगभग 700 वर्ष तक राज किया। उसके बाद में लिच्छावी राजवंश के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। लिच्छावी राजवंश की शुरुआत के साथ ही देश ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। नेपाल का सबसे पहला सिक्का मानका लिच्छावी राजवंश के द्वारा ही ढाला गया था। लिच्छावी राजवंश के शासन के दौरान ही तिब्बत के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध और तिब्बत के साथ में व्यापार का मार्ग भी खुला। बाद में 1200 ईस्वी में मल्लों ने उन पर कब्जा कर लिया। मल्ला राजवंश के साथ ही कला, संस्कृति और वास्तुकला का स्वर्ण युग आया। उन्होंने सुंदर महलों का निर्माण किया, जिन्हें दरबार स्क्वायर कहा जाता है, जो नेपाली वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। उनके पास कुछ अत्यधिक कुशल वास्तुकार थे और उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और संरचना इतनी सुरमय थी कि नेपाल का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। और राजा जयतिथि मल्ला के समय काठमांडू घाटी पर एक इकाई रूप से शासन किया गया था, लेकिन उनके पोते तत्कालीन राजा की मृत्यु होने के बाद में काठमांडू घाटी को काठमांडू, भगतपुर और ललितपुर में विभाजित हो जाती। 550 साल के शासन के बाद में पूरे देश के एकीकरण अभियान के तहत महान राजा पृथ्वी नारायण शाह ने मल्लों को हराया था। यहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन नेपाल चैप्टर 2। मतलब कि इससे पहले जितना भी हम लोग बात किए वो प्राचीन नेपाल का इतिहास था और अब यहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन नेपाल का इतिहास।